नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम बजट पर। आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए आज नया बजट पेश किया और इस बजट के अनेकानेक पहलू पर आज जानने की दरकार है, समझने की दरकार है। वो कौन से प्रस्ताव लाए गए और जो बीता साल था यानी कि 2020-21 का, जिसमें अब करीब 2 महीने और बचे हैं, इस दौरान हमारी देश की अर्थव्यवस्था ने क्या खोया और क्या पाया, क्या हालात रहे और उन हालातों से चुनौती पाने में सरकारें कितनी सफल रहीं, कितनी विफल रहीं और अब आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकारों के क्या इंतजाम होंगे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था जो इस कोरोना की वजह से और पिछले 2 महीने किसानों के हो रहे आंदोलन की वजह से जो भारी तबाही का सामना कर रही थी, अब उसमें हालात कैसे बदलेंगे। दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को होने वाला पेश आम बजट आज पुनः पेश हो गया। बताते चलें कि यह बजट पहले 28 फरवरी को हुआ करता था, लेकिन पिछले 3 साल से इस बजट को करीब 1 महीने पहले कर 1 फरवरी को इसलिए कर दिया गया जिससे कि वित्त वर्ष के बाकी बचे 2 महीने के दौरान लेखा जोखा, सरकार के आमदनी और खर्चे और उन तमाम नए प्रस्तावों का पूरा विशद विमर्श किया जा सके, उसकी पूरी समापन की और शुरुआत की तैयारी की जा सके। समापन का मतलब है कि जो चालू वित्त वर्ष है जो 31 मार्च को आमतौर पे समाप्त होता है और नया वित्त वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, दोनों के खत्म और आगाज की पूरी तैयारी करने का वक्त पहले से मिल जाए, इसके लिए 1 फरवरी को बजट पेश होता रहा है। दोस्तों, कहना न होगा कि साल 2020 न केवल भारत के लिए बल्कि समूची दुनिया के लिए एक ब्लैक ईयर बनकर के आया कि जब इस कोविड-19 नामक महामारी ने न केवल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को, न हमारे जनजीवन को, न केवल हमारे जीवन अस्तित्व को, बल्कि अर्थव्यवस्थाओं का भी हुलिया बिगाड़ दिया। इस महामारी की वजह से तमाम सरकारों को लॉकडाउन करना पड़ा, तमाम आर्थिक गतिविधियों को बंद करना पड़ा और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री ने तो इस महामारी को लेकर के लॉकडाउन करने में कुछ ज़्यादा ही जल्दीबाजी करी और उस जल्दीबाजी का नतीजा था कि उस महामारी पर कितनी रोकथाम हो पाई या न हो पाई, परंतु देश के रास्ते में पड़े दूर दराज शहरों में रह रहे वो तमाम प्रवासी मजदूर, कामगार, स्टूडेंट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे या अलग अलग जगहों पर रहकर काम कर रहे थे, करीब जिनकी आबादी 15 से 30 करोड़ बताई जाती है, वे फंस गए। उनके जीवन अस्तित्व पर प्रश्न आया और अर्थव्यवस्था के तो सारे सेक्टर को हमने बंद कर ही दिया। तो ऐसे में जब IMF ने जब अपना एक तरह से सितंबर 2020 में अपना सर्वेक्षण निकाला तो उसने यह पाया कि इस कोविड महामारी की वजह से तो दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाला नुकसान सर्वाधिक है और वह करीब 10% विकास दर की गिरावट दर्ज करेगी। लेकिन जब आर्थिक सर्वेक्षण आया जो 2 दिन पहले पेश हुआ तो उसमें पता चला कि हमारी आर्थिक विकास दर में जो गिरावट हुई वह 7.5% थी और दुनिया में वह सबसे ज़्यादा थी। इसके अलावा हमने तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो औद्योगिक उत्पादन हो, सर्विसेज क्षेत्र हो, उसमें भी करीब 16% की गिरावट आई। रोजगार का प्रश्न हो, मैन्युफैक्चरिंग का प्रश्न हो, राजस्व वसूली का प्रश्न हो, निर्यात और आयातों के प्रदर्शन का मामला हो, सब जगह हमारी गिरावट ही दर्ज हुई। केवल 2-3 फ्रंट पर हमने देखा कि साल 2020-21 का जो वित्त वर्ष है वो हमारे लिए मददगार साबित हुआ। वह था व्यापार घाटे के फ्रंट पे। आमतौर पे करीब 2 दशक से हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा था, यानी कि निर्यात और आयात के बीच का अंतर ज़्यादा हो रहा था। आयात हम ज़्यादा कर रहे थे, निर्यात कम कर रहे थे। लेकिन इस बार हमने यह देखा कि हमारा बजट घाटा बजट अतिरेक में बदल गया। हमारी आयातों में भारी गिरावट हुई, हमारे निर्यात में भी गिरावट दर्ज हुई, लेकिन निर्यात की जो गिरावट थी वह आयात की तुलना में कम थी। इस वजह से हमने करंट अकाउंट डेफिसिट के बजाय करंट अकाउंट सरप्लस की स्थिति पाली।
दोस्तों, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया उसमें दो तरीके की अपेक्षाएं हम सबको लगी हुई थी। पहला ये कि सरकार कौन से प्रस्ताव लाएगी जिससे कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक तरह से रिवाइवल मिले, हमारी अर्थव्यवस्था में पुनर्जागरण हो, पुनरुद्धार हो, और अर्थव्यवस्था के वो तमाम सेक्टर जो शिथिल पड़े थे, जिन्हें कहीं ना कहीं प्रोत्साहन की दरकार है, जिन्हें कहीं ना कहीं इंसेंटिव की दरकार है, जिन्हें कहीं ना कहीं कंसेशन की दरकार है, उन्हें वो कंसेशन दिया जाए। इस बजट के जरिए वो तमाम सेक्टर जिन्हें फिस्कल इंसेंटिव दिया जाए, जिन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए, उन्हें कहीं ना कहीं तरीके से कंसेशन दिया जाए। और ऐसे में हमने ये देखा कि इस बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया। कहना न होगा कि लॉकडाउन के दौरान भी हमारे सड़क निर्माण का कार्य निर्बाध रूप से चालू था, हमारे बॉर्डर रोड के निर्माण का कार्य जो है वो लगातार चालू था। लेकिन इस बार के बजट में करीब 3-4 एरिया जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रस्ट एरिया बनाए गए हैं। इसमें पहला ये कि देश में राजमार्गों के निर्माण को और ज़्यादा गति दी जाएगी। पिछले वित्त वर्ष में यानी कि 2020-21 में जो अभी 2 महीने के लिए अब सिर्फ बचा है, इसमें भारतमाला के तहत, भारतमाला परियोजना के तहत 3000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। इसी तरीके से रेलवे के विद्युतीकरण में काफ़ी ज़्यादा काम हासिल किया गया है, रेलवे के ट्रैक रिन्यूअल में काफ़ी अच्छा काम हासिल हुआ है। और आगामी वित्त वर्ष में भी हमारी इलेक्ट्रिकल रेलवे के लाइन ब्रॉड गेज के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तय किया गया है। और ये तय किया गया है कि अगले 3 साल में पूरी रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख से ज़्यादा करोड़ के निवेश की बात कही गई है। राजमार्ग के विकास के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय का बजट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा दिया गया है। ठीक इसी तरीके से मेट्रो का पूरे देश भर में, देश के 27 शहरों में निर्माण कार्य को और गति देने की बात कही गई है। और उसके तहत करीब 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइनों के निर्माण का एक तरह से प्रस्ताव किया गया है। यानी कि इन 3 सेक्टर के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई गति देने का काम इस बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा है। दोस्तों, जब हम विकास को एक तरह से नई गति देने की बात कर रहे हैं तो इस नए बजट में कई तरीके के नए रेगुलेटर बनाने की बात कही गई है। और वह रेगुलेटर पाइपलाइन बिठाने में, वह रेगुलेटर बंदरगाहों के संचालन में, वह रेगुलेटर जल परिवहन के विकास में, जहाज रानी के विकास में, निजी और सार्वजनिक पार्टनरशिप के जरिए, रेगुलेटर के तहत एक दूसरे के बीच कंपटीशन के जरिए इनके बिजनेस को ज़्यादा खोलने की बात कही गई है। यानी ये ऐसे क्षेत्र थे जो एक तरह से अनटैप पड़े हुए थे और उन्हें नए सिरे से टैप करने की बात की गई। इस बजट में रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर को भी, करीब 4 नए फ्रेट कॉरिडोर को नए सिरे से विकसित करने की बात कही गई। और कहीं न कहीं विद्युत के क्षेत्र में भी इस बजट में यह दोहराया गया कि मोदी सरकार ने बिजली के उत्पादन में मील का पत्थर हासिल किया है, देश के तमाम गांवों के विद्युतीकरण में मील का पत्थर हासिल किया है, और देश के जितने बचे हुए घर जो इलेक्ट्रिफाइड नहीं थे उसे कनेक्ट करने में सौभाग्य योजना के तहत मील का पत्थर हासिल किया है। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात। लेकिन इस बजट से जो दूसरी अपेक्षा जो सबसे ज़्यादा लगी थी वह देश में 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर इस बजट में खेती के प्रोत्साहन को लेकर के क्या कदम उठाए जाते हैं जिससे कि आंदोलनरत किसानों को एक नई आशा मिले और उन्हें इस बात का भरोसा हो कि हमारे कृषि के दिन आने वाले दिनों में वह मलिन नहीं पड़े हैं, वह एक तरह से धूला नहीं है, बल्कि उसमें आशा की किरण नई आ सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो खेती को लेकर के भी जो रूटीन घोषणाएं होती हैं वह इस बार भी की गई हैं। यानी कि 16.5 लाख करोड़ रुपए का जो है कृषि कर्ज जारी होगा और कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो सिंचाई परियोजनाएं हैं जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के जरिए दिया जाता है, उसमें निवेश बढ़ाने की बात की गई है।
इसके अलावा जो रूरल सेक्टर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्रभावित करते हैं उसकी बात कही गई है। लेकिन हम किसानों को लेकर के हम एक अभी दूसरा कार्यक्रम बनाएंगे तो उसमें किसानों से संबंधित बजट के पहलुओं को उठाएंगे। लेकिन जब हम आम बजट का अगर विश्लेषण करते हैं तो इसके अभी अनेकानेक पहलू ऐसे हैं जिस पर गौर करना आज इस कार्यक्रम में जरूरी है। मिसाल के तौर पर उज्ज्वला योजना में आगामी वित्त वर्ष में 1 करोड़ और नए कनेक्शन देने की बात कही गई। स्वास्थ्य को भी इस बजट में काफी प्रमुखता दी गई। अगर हम ये कहें कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का क्या योगदान है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में इस स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हैसियत है, इस बजट में भली भांति रेखांकित हुआ। कहना न होगा कि कोविड महामारी के वजह से भारत में स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य में दिए जाने वाले बजट को लेकर, स्वास्थ्य की तमाम आधारभूत संरचना को लेकर काफी विमर्श हुए और देश ने इस बात की आवश्यकता समझी कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज्यादा निवेश किए जाने की जरूरत है। इसे देखते हुए इस बजट में जो चालू वित्त वर्ष में 90,000 करोड़ का जो स्वास्थ्य का बजट था वो आगामी वित्त वर्ष के लिए 2,10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, यानी करीब 125% की वृद्धि की गई है। और उसमें अकेले कोविड महामारी के टीके के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। और इस नए स्वास्थ्य बजट के जरिए देश के 17,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नए सिरे से निवेश करने की बात कही गई है। हर जिले में मेडिकल एक तरह से जांच के केंद्र बिठाने की बात कही गई है और देश में 15 बड़े इमरजेंसी हॉस्पिटल स्थापित करने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में बजट का योगदान इस कोविड महामारी के चलते बढ़ा है। अगर और हम कल्याण योजनाओं की बात करें तो 4 करोड़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप से जोड़ने की बात, सारे देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक नया पोर्टल बनाकर उनके नाम दर्ज कर और उन सभी को न्यूनतम मजदूरी कानून के दायरे में लाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ने की बात कही गई है। तो ऐसे में जो कल्याण के कार्य, विकास के कार्य और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का जो एक तरह से संकल्प इस नए बजट में दोहराने की जो अपेक्षा लगी थी वह साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में सरकार के लिए ये बड़ा जरूरी था कि उन सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दे जिन सेक्टर के विकास से अर्थव्यवस्था के विकास को प्रत्यक्ष एक तरह से असर पड़ता हो। और इसमें सबसे पहला क्षेत्र था हाउसिंग का क्षेत्र। इसमें नए आवास लेने वालों को जो करीब 1.5 से 3 लाख करोड़ की छूट करों में दी जा रही थी, उस छूट को आगामी वित्त वर्ष के अंत तक बढ़ा दिया गया, यानी कि 31 मार्च 2022 तक जो भी नए मकान खरीदे जाएंगे उसमें कर प्रोत्साहन को जारी रखा जाएगा। और इसी के साथ जो किराए के लिए आवासीय परियोजनाएं चल रही हैं उनको भी विशेष छूट देने का प्रावधान इस बजट में किया गया। दूसरा जो स्टार्टअप बिजनेस है, जो पिछले 4-5 सालों से मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है, उस स्टार्टअप बिजनेस में टैक्स से छूट देने का या उनके ऑडिट नहीं किए जाने का या उन्हें एक तरह से फुल टैक्स कंसेशन देने के समय सीमा को भी 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। सरकारों का ये मानना है कि हाउसिंग और स्टार्टअप के जरिए अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिल सकती है। लेकिन जो सबसे दुखद पहलू जो देखने को मिला है वह है कि डिसइन्वेस्टमेंट पर काफी जोर, यानी कि सरकारों ने और वित्त मंत्री ने भी इस बात को बजट भाषण में स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में कोविड महामारी के चलते जो अर्थव्यवस्था जो एक तरह से शिथिल पड़ी उसे सरकार के राजस्व को भारी चपत लगी और इस वजह से चालू वित्त वर्ष का बजट घाटा वो करीब 9% पर होने जा रहा है। और आगामी वित्त वर्ष के लिए भी जो वित्तीय घाटा है उसका भी जो लक्ष्य है वो कम नहीं है, वह भी करीब 6.8% है। यानी कि हम एक तरह से नए फिजिकल डेफिसिट के रिजीम में प्रवेश करने जा रहे हैं और बहुत संभावना है कि इससे मुद्रास्फीति की भी अब बढ़ी हुई रिजीम अगले 3-4 सालों में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि 2025 तक सरकार ने फिजिकल डेफिसिट का जो रोड मैप दिखाया है वह 5% से कम नहीं होने जा रहा है।
वो 4.6% 2025 के वित्तीय वर्ष में ही सरकार हासिल कर पाएगी। और इस वजह से एफआरबीएम एक्ट में भी संशोधन करने को सरकार मजबूर हुई होने जा रही है। तो दोस्तों, डिसइन्वेस्टमेंट पर चालू वित्त वर्ष में तो 1 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कहीं न कहीं लॉकडाउन की वजह से डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को एक तरह से चोट पहुंची। एयर इंडिया और बीपीसीएल जैसे स्ट्रेटेजिक सेल वाले डिसइन्वेस्टमेंट आइटम में उतनी ज़्यादा तरक्की नहीं हुई। लेकिन नए बजट भाषण में यह संकल्प दोहराया गया कि वर्ष 2021-22 में जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट होगा वह 1.25 लाख करोड़ का रखा गया है। सरकारों को यह लगता है कि लॉकडाउन के बावजूद शेयर बाजार की गति धीमी नहीं पड़ी है, वह लगातार ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। तो ऐसे में सरकार के आधे दर्जन से ज्यादा पीएसयू यानी सार्वजनिक उपक्रम, जिसमें एयर इंडिया, बीपीसीएल तो शामिल है ही, बल्कि आईडीबीआई, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे 4-6 और सार्वजनिक उपक्रम डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और सरकारों का यह विनिवेश का लक्ष्य इस बात को दर्शाता है कि सरकार अब रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए किसी और विकल्प पर निर्भर नहीं रह सकती। वित्त मंत्री ने नए छोटे उद्योगों को इस बात की पूरी राहत दी है कि 5 करोड़ तक के कारोबार को ऑडिट नहीं किया जाएगा, जो सीमा पहले 1 करोड़ थी। यानी कि कहीं ना कहीं छोटे बिजनेस के फ्लोरिश करने का एक नया इन्वायरमेंट वित्त मंत्री तैयार करना चाह रही हैं। और इसी के तहत जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक हैं, उनके डिविडेंड को भी टैक्स के छूट से एक तरह से कुछ शर्तों के साथ जारी रखा गया है। कुल मिलाकर के जो कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे पिछले बजट में बिल्कुल लोएस्ट बनाया गया था, उसे फिर से दोहराने की बात कही गई है। यानी कि कहीं न कहीं नोटबंदी के दौर में जिस कॉर्पोरेट ऑप्टिमिज्म को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था, इस बात के मैसेज गए थे कि यह सरकार बिजनेस हाउसेस के लिए एक नया डेंजर लेकर के आई है, एक नया खतरा लेकर के आई है। आज वही सरकार अब बिजनेस हाउसेस के लिए बिल्कुल एक तरह से रेड कारपेट बिछाने को अब तैयार दिख रही है। और यही वजह है कि उन्हें लगातार छूट पर छूट, प्रोत्साहन पर प्रोत्साहन और दुनिया में सबसे लो टैक्स रिजीम में लाया गया है। तो दोस्तों, इस नए बजट में अलग अलग फ्रंट पे, चाहे वो विकास हो, चाहे वो प्रोत्साहन हो, चाहे वो सरकार की आमदनी बढ़ाने का जरिया हो, राज्यों को स्थानांतरित किया जाने वाला एक तरह से रेवेन्यू हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अलग अलग तरह के जो इकोनॉमी को मोमेंटम जारी करने का जो प्रयास होता है, उसे हर संभव लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन सरकार की अगर थ्रस्ट एरिया को अगर हम गौर करें तो यह भली भांति पता चलता है कि डिसइन्वेस्टमेंट इस सरकार की एक तरह से बेंचमार्क बन चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार का एक सिंबोलिज्म बन चुकी है। वही सिंबोलिज्म जो एनडीए 1 या वाजपेयी शासनकाल में बना था, उस सिंबोलिज्म को अब ज्यादा अतिशय रूप में मोदी सरकार बढ़ाने जा रही है। और ऐसे में यह भी कहना होगा कि इस नए बजट में सरकारों ने यह भी दर्शाया है कि अब जो उनके जो विकास करने के तरीके हैं, वो नई आर्थिक नीति जो 3 दशक पहले लाई गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना, पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन और पार्टनरशिप लाना, प्राइवेटाइजेशन करना, जैसे ये जो कदम थे, उन कदमों पर इस सरकार ने एक तरह से पुनः प्रयास करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अब जो विदेशी निवेश की सीमा है वह 49% से बढ़ाकर 74% होने जा रही है। कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से इस सरकार को इस फैसले से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ लाने की भी तैयारी हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार अपनी सार्वजनिक गतिविधियों को, बाजार को एक तरह से एक्सपोज कर रही है, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेटेजिक सेल करना चाहती है और राजस्व वसूली के लिए अब ज्यादा से ज्यादा कॉरपोरेट को छूटें देना चाहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो मूल प्रश्न है कि जो मोदी सरकार को शुरुआती दौर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम मिला था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए एक बड़ा शानदार इन्वायरमेंट मिला था, और जिस इन्वायरमेंट को उन्होंने नोटबंदी के जरिए चोट पहुंचाई, आधे अधूरे जीएसटी सुधारों के जरिए चोट पहुंचाई,
और लॉकडाउन, कोरोना महामारी के मद्देनजर रातों रात लॉकडाउन करने की जो इन्होंने जहमत करी और आनन फानन में नए कृषि कानून ला करके किसानों को आंदोलित करने की पूरी तैयारी की, वह देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा ही गलत संकेत दिया। पिछले 3 सालों में इकोनॉमी लगातार डाउनस्लाइड की ओर गई। देशबंदी ने उसे एक तरह से बहुआयामी रूप प्रदान कर दिया और आज हम नकारात्मक विकास दर में चल रहे हैं। ये बहुत संभव है कि आगामी वित्त वर्ष के बाद आने वाली पहली तिमाही में हमारी विकास दर इस घटक पर बहुत बड़ी बढ़त जरूर दर्ज कर लेगी, लेकिन कुल मिलाकर के जो पिछले 3 साल में हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है वो अगले 3 साल में भी उसकी भरपाई हो पाएगी या नहीं, इस बात की पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती है। कम से कम वित्त मंत्री द्वारा पेश आम बजट इस बात को भली भांति पुष्ट करता है। दोस्तों, इसी नोट के साथ आज मैं इस बजट विश्लेषण का कार्यक्रम समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर आपसे पुनः बात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, सब बखैर।